लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सुहो फाइनली एक नए दरवाजे के अंदर आ चुका होता है। उसके सामने एक ऐसा सुहो आया होता है जिसके पास 2 शॉर्ट्स होती है। उसे देख के सुहो अपने मन में कहता है कि इस बार मेरे सामने वो सुहो आया है जिसके पास 2 शॉर्ट्स है। ट्यूटोरियल वाला सुहो और बेबी सुहो, ये दोनों ही मेरे पास में एग्जिस्ट करने वाले वर्जन्स थे। अभी जो मेरे सामने सुहो आया है इसके पास राकांग का फैंग और वुल्कान का हॉर्न है। क्या ये एरर की वजह से क्रिएट हुआ है? सुहो इस दूसरे वाले सुहो के स्टैट को देखता है और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो सीधा इस वाले सुहो पे अटैक कर देता है। सुहो अपने मन में कहता है कि आखिरकार कोई ऐसा अपीयर हुआ है जिसके साथ मैं फाइट कर सकता हूँ। मेरे स्टैट इसके स्टैट से सुपीरियर है। हमें पहले इस दूसरे वाले सुहो के स्टैट को दिखाया जाता है, इसके बाद हम सुहो के स्टैट को देखते हैं, जिधर हमें देखने को मिलता है कि सुहो की स्ट्रेंथ इस दूसरे वाले सुहो से काफी ज्यादा है। लेकिन तब ये दूसरा वाला सुहो बॉडी इनहेंसमेंट बफ को लगा देता है जिससे इसकी डिफेंस पावर और अटैक पावर बढ़ चुकी है। इसके बाद वो विंड ऑफ द ग्रास काइंड स्किल को भी लगा देता है, इससे उसकी मेंटल स्पीड और अटैक स्पीड बढ़ चुकी है। इसके बाद वो और एक स्किल टाइटन आर्मर को भी लगा देता है, इससे इसकी डिफेंस पावर बढ़ चुकी है। यह सब देख के अपना वाला सो अपने मन में कहता है कि क्या बॉडी इनहेंसमेंट, ये तो वो स्किल है जो एमओडी यूज करता है और इसके पास इतने सारे बफ क्यों है? दूसरा वाला सो हमारे वाले सो पे काफी तेजी से अटैक करता है। सो बड़ी मुश्किल से ही उसके अटैक को डॉज करने लगता है। आगे दूसरा वाला सुहो स्टॉर्म स्लैश स्किल को भी यूज करता है। सुहो भी अपने डैगर्स को निकालता है और अपने मन में कहता है कि क्या इसके पास भी स्टॉर्म स्लैश है? आगे हम देखते हैं कि इन दोनों के स्टॉर्म स्लैश एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। प्रेजेंट वाले सुहो के गाल पे हल्का सा एक स्लैश लग जाता है। वो अपने मन में कहता है कि शुक्र है, अच्छा हुआ कि मैंने अपने डैगर्स को अपने साथ रखा। मुझे लगा ही था कि एक टाइम पे मेरे दूसरे वेपन से टूट ही जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि प्रेजेंट वाले सुहो के गाल पे स्लैश लगने की वजह से उसे एक मेमोरी याद आती है कि क्या उसने ब्रॉकी को खत्म कर दिया था। सुहो अपने मन में कहता है कि ये कौन सी मेमोरी है? ये वो मेमोरी तो नहीं है जिस तरीके से मैंने ब्रॉकी को खत्म किया था। क्या ये कोई मेंटल अटैक है? प्रेजेंट वाले सुहो को और एक स्लैश लग जाता है तो उसको और एक मेमोरी दिखाई देने लगती है। उसे देख के वो अपने मन में कहता है कि ये मेमोरी भी मेरी नहीं है। क्या मैं इससे जब भी इंजर हो रहा हूँ तो मुझे कोई मेंटल अटैक लग रहा है? सुहो इस दूसरे वाले सुहो से दूर हो जाता है। लेकिन तब ये दूसरा वाला सुहो अराइज के शैडो सोल्जर को यहाँ पर समन करता है। सुहो और शैडो सोल्जर के बीच में फाइट हो जाती है। सुहो देखता है कि शैडो का नाम क्वे है और इसकी रैंक नाइट है। सुहो इसके साथ लड़ ही रहा होता है कि तभी दूसरा वाला सुहो भी सुहो के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। सुहो पहले वार को तो डॉज कर देता है लेकिन फिर से वो दोनों अटैक करने लगते हैं। सुहो अपने मन में कहता है कि यहाँ पर कुछ भी ना हो के शैडो सोल्जर को समन करना, क्या इसका मतलब ये तो नहीं है कि सिर्फ ये लेवल 32 पे होने के बावजूद इसके पास शैडो स्टोर करने की एबिलिटी है? जैसे जैसे मैं इससे फाइट करता जा रहा हूँ वैसे वैसे मैं समझ पा रहा हूँ कि जो मेमोरी मेरे माइंड में आ रही है वो इस सुहो की है। ये मेरी दूसरी दुनिया के एक्सपीरियंसेस है। वो जगह पे बेरू, एसिल, ग्रे और एमुट ये सभी अलग हैं और वहाँ पे मैं भी अलग हूँ। वहाँ पर मैं इंसिडेंट को स्मूथ तरीके से संभाल रहा हूँ। सिस्टम ने उस सुहो को जो भी ट्रायल्स दिए थे उन ट्रायल्स को कंप्लीट करके वो सुहो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता गया। मुझे नहीं पता कि ये इस सिस्टम की एरर की वजह से बना है या नहीं। सुहो अपने डैगर्स को फेंक देता है और सीधा ही शैडो के हाथ को पकड़ लेता है। इससे सुहो के हाथ में शैडो का नुकीला वेपन लग जाता है। सुहो मन में कहता है कि आखिर क्यों सिस्टम मुझे हमेशा ऐसे ट्रायल्स देता है जो कि मेरे लिए बहुत ही ज्यादा हार्ड होते हैं। क्यों हर बार मुझे अपनी लिमिट्स को पुश करना पड़ता है? यहाँ पर बस ट्रायल्स को ही कंप्लीट करना मेरे लिए मुश्किल नहीं है, बल्कि इस ट्रायल को कंप्लीट करने के लिए मैं कितनी बार मर चुका हूँ क्योंकि मेरे सामने हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनिमीज आते ही गए। दूसरा वाला सो पीछे से अटैक करने के लिए आ जाता है। हम देखते कि सो इस वाले शैडो को अपने हाथ में लगा देता है और दूसरे वाले सुहो के अटैक को ब्लॉक कर देता है। सुहो मन में कहता है कि अनंत बार मरने की वजह से मैं एक बात को समझ चुका हूँ कि इस जगह पे एक जगह पे बैठने से कुछ भी नहीं होने वाला। सुहो दूसरे वाले सुहो के शॉट को पंच करता है और वो दूर हो जाता है। आगे सुहो अपने मन में कहता है कि प्रॉब्लम की बात ये नहीं है कि सिस्टम के अंदर कोई एरर है या नहीं, बल्कि मैं ही सिस्टम को शुरू से ही गलत तरीके से यूज किया। सिस्टम मुझे राइज करने के लिए नहीं है, मुझे अपने हिसाब से इसका यूज करना है। दूसरा वाला सुहो शॉर्ट से अटैक करता है पर सुहो जंप लगा के उसे डॉज कर देता है। सुहो अपने मन में कहता है कि अब मैं उस रास्ते पे नहीं चलने वाला जो सिस्टम मेरे लिए बनाएगा, क्योंकि मेरे फ्यूचर मेरे फैसलों के हिसाब से बदलता है। सुहो शैडो को पैर में ट्रांसफर कर देता है और दूसरे वाले सुहो को एक किक मारता है। इसके बाद सुहो तुरंत इसके पेट में एक बहुत ही जोरदार पंच मार देता है और ये दूसरा वाला सुहो खत्म हो जाता है।
सिस्टम से मैसेज आता है कि सुहो ने डोर के पीछे वाले बिंग को खत्म कर दिया है और इस एडवांसमेंट क्वेस्ट को कंप्लीट कर दिया है। सुहो को द वन और कम एडवर्सिटी टाइटल मिल जाता है। ये टाइटल उसे मिलता है जो अपने एडवर्सिटी को ओवरकम करता है। सुहो जितना स्टेमिना लूज करेगा वैसे उसके स्टैट बढ़ेंगे। जैसे अगर सुहो का 1% स्टेमिना कम हो जाता है तो उसके सारे स्टैट 1% से बढ़ जाएंगे। आगे हम देखते हैं कि दूसरा वाला सुहो यहाँ पर गायब होने लगता है, साथ ही उसका शैडो भी सुहो के हाथ से निकल जाता है। आगे सिस्टम से मैसेज आता है कि वो सुहो के लिए क्लास ढूंढ रहा है। सुहो ने अपने से काफी ज्यादा हार्ड अपोनेंट के सामने झुकने की बजाय उनसे फाइट करना चुना। 100 बार से भी ज्यादा मरने के बावजूद सुहो का माइंड ब्रेक नहीं हुआ। सुहो ने ऐसे हालात में अपनी मेंटल और फिजिकल एबिलिटी को ग्रोथ किया जहाँ पर उसके पास ये करने के लिए कोई जगह नहीं थी। इन सभी की वजह से सुहो को 3 क्लास में से एक क्लास चुनने का मौका मिल जाता है। पहला शैडो का वंशज। अगर सुहो इस क्लास को चुनता है तो सिस्टम उसे शैडो का वंशज बनाने के लिए गाइड करेगा। सेकंड क्लास है सोल स्ट्रिकर सुहो। सुहो ने पास्ट का डाटा पढ़ लिया या फिर उसे देख लिया, इसकी वजह से हिडन क्लास सोल स्ट्रिकर देने का उसे मौका मिला है। पर अगर सुहो इसे चुनता है तो पहले के स्टैट रिकवर नहीं होंगे और इससे शैडो स्किल भी गायब हो जाएगी। तीसरे क्लास का नाम तो हमें बताया नहीं गया है, सिस्टम बता रहा होता है कि ये रिकमेंडेड है भाई। ये हिडन क्लास सुहो ने एडवांसमेंट क्वेस्ट में क्या क्या अचीव किया है इस पे डिपेंड होगा। इससे भी सुहो की शैडो वाली स्किल गायब हो जाएगी। इन सबको देखने के बाद सुहो कहता है कि फर्स्ट पाथ वो है, सेकंड पास्ट का पाथ है और थर्ड सब कुछ लूज करके कुछ नया मिलेगा। साले सिस्टम मेरे साथ तू मजाक कर रहा है क्या? हाँ बस अब बहुत हो गया तेरा नाटक। मैंने इतना कुछ सहा है, कितनी बार मैं मर चुका हूँ। ऐसे डिफिकल्टी के लिए मुझे बस एक ही रिवार्ड मिलेगा। है आज एक घंटा मेरा, वही न सबको ले लूंगा। हम देखते कि भाई सुहो इन तीनों क्लास को मिक्स कर डालता है और यहाँ पे एक काफी ज्यादा बड़ी रोशनी हो जाए। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सुहो ने दूसरे वाले सुहो को हरा दिया होता है। सुहो को 3 क्लास में से एक क्लास चुनने का मौका मिल चुका था, पर सुहो ने तीनों ही क्लास को मिक्स कर दिया होता है और एक नया ही क्लास को बना दिया होता है। इसके बाद हमें शैडो डंजन में इनको दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा चिंता में थे। एसिल कहते हैं कि 3 हफ्ते हो चुके हैं पर यंग मोनार्क की कोई भी खबर नहीं है। बेरू अमिर से कहता है कि मगरमच्छ भाई यंग मोनार्क ठीक तो हो गया ना? एमुड कहता है कि लगता है कुछ ज्यादा ही बड़ा मैटर हो चुका है, मुझे भी नहीं लगा कि यंग मोनार्क को इतना टाइम लग जाएगा। तभी सुहो यहाँ पर आ जाता है और वो सबसे कहता है कि क्या हालचाल है, हाँ तुम लोग सब ठीक तो हो ना? सुहो को देखने के बाद ये सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद हमें हंटर एसोसिएशन में जिनचुल और यूजुनु को दिखाया जाता है। यूजुनु कहता है कि क्या सुहो के बारे में अभी भी कोई न्यूज नहीं मिली? जिनचुल कहता है कि ये कहने के लिए मुझे माफ कर देना, पर सुहो के रिलेटेड एसोसिएशन में कुछ रूमर्स आए हैं। आजकल हंटर एसोसिएशन की हवा कुछ ठीक नहीं है। ली मिनसंग के मैटर को सेटल करने के लिए सुहो पे अजम्पशन लगाया जा रहा है कि उसने ही मिनसंग का मर्डर कर दिया है। ये सुनने के बाद यूजुनु चिल्ला के कहता है कि ये नामुमकिन है, हमारा सुहो ऐसा कर ही नहीं सकता, वो एक मर्डरर कभी नहीं हो सकता। जिनचुल कहता है कि मुझे भी नहीं लगता कि ये सुहो ने किया है, ये शायद उस ईट्रिम स्टाइल से रिलेटेड होगा जिसके बारे में सुहो ने आपको मेंशन किया था। यूजुनु कहता है कि पिछली लाइफ में मैं जुनू के लिए कुछ भी नहीं कर पाया था, जुनू अकेले ही फाइट किया था, सुहो भी उसी रास्ते ना जाए इसका मुझे ध्यान रखना होगा। तभी जिनचुल के मोबाइल पर एक अलर्ट नोटिफिकेशन आ जाता है जहाँ पर इन्फॉर्म किया जा रहा होता है कि एक और डंजन ब्रेक हो चुका है। ये देखने के बाद जिनचुल अपने मन में कहता है कि कितनी बार ये हो चुका है, लेकिन एक और डंजन ब्रेक हो गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि डंजन ब्रेक की वजह से मैजिक बीस्ट बाहर आके यहाँ पर ह्यूमंस की बैंड बजा रहे होते हैं। एक हंटर कहता है कि लानत है, ये सिटी के बीच में अचानक इतना बड़ा डंजन ब्रेक कैसे हो गया? अरे यार ये हंटर गिल्ड क्या कर रही है, इस एरिया की चार्ज तो वही है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस डंजन ब्रेक के पीछे इस अपोस्टल का हाथ होता है। इसका प्लान होता है कि भाई ये खुद ही ऐसे कांड करके खुद इनको सुलझाएगा और अपने लिए हंटर एसोसिएशन का विश्वास और बढ़ाएगा। अपोस्टल अपने मन में कहता है कि जितना बड़ा डैमेज होगा ये और भी ज्यादा ट्रेन में आएगा। जब सिचुएशन हद से ज्यादा ट्रेन में पहुंच जाएगी मैं जाके सारे मॉन्स्टर को खत्म कर दूंगा और अपने आप को टॉप पे दिखाऊंगा। ये सब मैंने ह्यूमन से ही सीखा है। क्या कहते हैं वो इसे? हाँ गंदा है पर धंधा है। ये साले ह्यूमंस अजीब ही प्राणी है, मैंने आज तक इनके जैसा कोई भी नहीं देखा। ये बस उन्हीं पर्सन को याद रखते हैं जो ट्रेन में होते हैं। उस हंटर का ये नाम भी याद नहीं रख जो सबसे पहले इनको बचा के खुद मारा जाता है। आगे हम देखते गया ह्यूंग नाम का एक बी रैंक का हंटर आ जाता है। वो मॉन्स्टर पे एक स्लैश मारता है। आगे वो सबसे कहता है कि मेरे पीछे रहो। बी रैंक के हंटर को देख के अपोस्टल अपने मन में कहते हैं कि एक बी रैंक का हंटर, हाँ लगता है मुझे अपने मॉन्स्टर की पावर थोड़ी बढ़ानी होगी बेटे। इसके अगले स्टेज में
तुम तो नहीं बचने वाले हैं। आगे हम देखते कि फ्रैगमेंट मॉन्स्टर की पावर को बढ़ा देता है। मॉन्स्टर ह्यूंग पे अटैक कर देता है और उसकी बैंड बच जाती है। वो मन में कह रहा होता है कि यार ये क्या है, अचानक से इस मॉन्स्टर का माना इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया। मॉन्स्टर ह्यूंग पे और भी ज्यादा अटैक करके उसे पूरे तरीके से खत्म कर देते हैं। और अब यहाँ पर बस लो लेवल का हंटर कुछ रह गए होते हैं। मॉन्स्टर इनको देखने लगता है। इस बेचारे की फटके हाथ में आ जाती है। वो अपने मन में कहता है कि अरे मेरे बाप रे, अभी मैंने अपने एक पैर को ठीक करके एक वेपन को खरीदा था। मैं बस एक डी रैंक का हंटर हूँ। मैं ही बेवकूफ था। मैंने सोचा था कि मैजिक बीस्ट से लोगों को बचा लूंगा। बीस्ट इस बेचारे डी रैंक के हंटर पे अटैक करने के लिए आ जाता है, लेकिन यहाँ पर अपना सुहो आ जाता है और यहाँ आने के बाद ही वो थोड़ी देर मानी सभी बीस्ट को खत्म कर देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डी रैंक वाला हंटर वही है जिसे हमने उस चैप्टर में देखा था। वो चैप्टर कौन सा है मुझे याद नहीं आ रहा। अगर आपको याद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। के आगे हंटर अपने मन में कहता है कि अरे अरे ये मास्क वाला ये तो वही बंदा है जिसने तो बस सोलो रेड्स की थी। मैंने सुना था कि ये तो बस एक डी रैंक का हंटर था, तो इसने इतने आसानी से ये मॉन्स्टर को कैसे खत्म कर दिया। सो यहाँ पर कहता है कि ये अब अच्छा मौका है जहाँ मैं अपने क्लास चेंज के न्यू स्किल को ट्राई कर सकता हूँ। सो इन बीस्ट की शैडोज को एक्सट्रैक्ट करता है और वो उसे अपने और इन लो रैंक के हंटर के बॉडी के ऊपर लगा देता है। हंटर्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि उनके साथ आखिर ये क्या हो रहा है। बेरू भी देख के हैरान हो चुका था। वो सो से कहता है कि यंग मोनार्क क्या अब शैडोज के फॉर्म को दूसरों पे भी यूज कर सकते हैं। सो कहता है कि ये स्किल कोई फॉर्म चेंज करने वाली स्किल नहीं है बेरू, क्योंकि ये शैडो के फॉर्म को चेंज नहीं करती बल्कि उनको वेपन्स बना देती है। हम देखते कि जिस बीस्ट को भी सो ने अभी एक्स्ट्रा किया था वो सभी अभी एक वेपन बन चुके होते हैं और ये शैडोज हर किसी के लिए एक अलग अलग वेपन्स बन गए होते हैं। ये देख के बेरू काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। वो अपने मन में कहता है कि क्या अभी यंग मोनार्क शैडोज का यूज करके आइटम्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ तक मेरे लीच के पास भी ऐसी कोई भी एबिलिटी नहीं है। तो ये है यंग मोनार्क के क्लास चेंज की पावर, द इरेगुलर व्हाइट शैडो। सो कहता है कि अब मुझे अपने आप को छिपाने की कोई भी जरूरत नहीं है। सो अपने मास्क को हटा देता है। आगे से और भी बीस्ट आ रहे होते हैं। सो हंटर से कहता है कि अगर आप लोग अभी फाइट कर सकते हैं तो मेरी हेल्प करना चाहेंगे। या ऊपर बिल्डिंग से फ्रैगमेंट ये सब कुछ देख रहा होता है। वो कहता है कि अच्छा तो वो आखिरकार आ गया। ये भी एबिलिटी ऐसी है जिसे मैंने पहले कभी भी नहीं देखा। यकीनन ये अलग है। संग सुहो, हाँ क्या डार्कनेस से अलग होने का तुम्हारा यही तरीका है। आगे हम सो के स्टैट को देखते हैं। हमें इस इरेगुलर व्हाइट शैडो क्लास के बारे में और थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इसमें स्किल है शैडो क्रिएशन। ये एक एक्सक्लूसिव स्किल है। इसे यूज करने के लिए कोई भी माना की जरूरत नहीं है। सो अपने इमेजिनेशन से शैडोज को चेंज कर सकता है, लेकिन जिन भी शैडोज को शैडो क्रिएशन के लिए यूज किया जाएगा वो फिर से सोल्जर नहीं बन सकते। खैर आगे हमें इंडिया में असुरा गिल्ड में दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ इस गिल्ड की बैंड बच गई होती है। हम इस बंदे को देखते हैं, इससे हमने पिरामिड में देखा था। वो अपने मन में कहता है कि सुहो इस तरह से तुम्हें रिपे करने के लिए मुझे माफ कर देना। ये बंदा ऐसा इसलिए कह रहा होता है क्योंकि इसने थॉमस आंद्रे को बता दिया होता है कि उसके हंटर को सोने खत्म कर दिया था और यह इस गिल्ड की हालत भी आंद्रे ने की होती है। आंद्रे कहता है कि अच्छा तो मेरे हंटर को मारने वाला वो ब्रैट वो कोरिया में है। हाँ चलो हम अभी कोरिया में जा रहे हैं। मैं उसको कभी भी नहीं छोड़ता जिसने मेरे किसी के साथ कुछ किया हो। इसके बाद हमें आसमान में एक गेट को ओपन हुए दिखाया जाता है, जिसके अंदर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके हेयर ब्लॉन्ड है और उसके सामने एक बड़ा सा शैडो सोल्जर है। मुझे पूरे तरीके से पता तो नहीं, लेकिन ये शायद चाहेन हो सकती है और उसके सामने ये जो शैडो सोल्जर है ये काइजल हो सकता है, मतलब वो एक ड्रैगन की तरह दिख रहा है। और इसके बाद एंडिंग तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि अपोस्टाइल ने यहाँ पर एक डंजन ब्रेक करवा दिया था जिससे वो उन बीस्ट को मारे और खुद यहाँ पर हीरो बन जाए। सुहो यहाँ पर आ जाता है और वो बीस्ट को खत्म करने लगता है। अपोस्टाइल को यहाँ पता था कि सुहो ही वो ब्लैक मास्क वाला है। और ज्यादा डिटेल्स में जानने के लिए पिछले 1 की 2 एपिसोड देख लेना, मैंने शॉर्ट में बता दिया है ताकि आपको समझ आए कि कहानी कहाँ से चल रही है। यहाँ हम देखते हैं कि और भी मॉन्स्टर्स आ रहे होते हैं। सुहो उनको बहुत ही आसानी से खत्म कर रहा होता है। कुछ मॉन्स्टर को खत्म करने के बाद सुहो अपने मन में कहता है कि यार ये सभी तो एक ही शॉट में खत्म हो गए। मैं जान ही नहीं पा रहा हूँ कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बना हूँ। तभी सुहो दूसरे हंटर को देखता है जिनको उसने अपने शैडो वेपन दिए थे। मॉन्स्टर उस पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। हंटर कहता है कि ये ब्लैक इक्विपमेंट मिलने के बाद मेरी बॉडी लाइटर हो गई है, इसके साथ मैं इस बीस्ट को भी खत्म कर सकता हूँ। हंटर बीस्ट पे स्लैश मार देता है। ये देखने के बाद सुहो अपने मन में कहता है लगता है उनको अभी मेरी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। शैडो आइटम्स के
स्टैट इफेक्ट हंटर को स्ट्रॉन्गर बना रहे होंगे। आगे सुहो अराइज के डेड बीस्ट की शैडोज को एक्सट्रैक्ट करता है। सुहो हमें बताता है कि उसे लास्ट क्लास एडवांसमेंट से ये शैडो क्रिएशन स्किल मिली है। ये एक ऐसी स्किल है जो शैडोज को आइटम क्रिएट करने के लिए यूज की जा सकती है। सुहो शैडो सोल्जर्स की मटेरियल कंटेंट इंफॉर्मेशन भी देख सकता है और फिर उनको जैसे चाहे तैसे रीशेप दे सकता है। हम देखते हैं कि सुहो शैडो नागा वॉरियर के शैडो का यूज करके शोल्डर प्रोटेक्टर, गॉन्गलेट और बेल्ट बनाता है। इससे उसके काफी सारे स्टैट बूस्ट हो जाते हैं। आगे सुहो बताता है कि हर आइटम के क्रिएशन के ग्रेड अलग हैं। जिन इक्विपमेंट को सुहो अपने माइंड में सोचता है वो रेयर ग्रेड बन जाते हैं, लेकिन सुहो ने इस गॉन्गलेट को फोर्सफुली बनाया है इसलिए ये कॉमन ग्रेड का बन गया। सुहो को भी ये पता नहीं होता है कि क्या उसे हायर ग्रेड पाने के लिए मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक के अनुसार आइटम को बनाने की जरूरत होगी। खैर आगे हम सुहो के स्टैट्स को देखते हैं। अभी वो लेवल 42 पे है। उसका क्लास है इरेगुलर वाइट शैडोज। टाइटल है वन हु ओवरकम द एडवर्सिटी। अभी सुहो के पास क्लास एक्सक्लूसिव स्किल भी आई होती है। इसमें वो एब्जॉर्ब किए हुए शैडो को स्टोर कर सकता है, साथ ही जब चाहे उनको समन करके री एब्जॉर्ब भी कर सकता है। इसे देखने के बाद सुहो अपने मन में कहता है फाइनली मुझे एक ऐसी स्किल मिल चुकी है जिससे मैं शैडोज को स्टोर कर सकता हूँ। हालांकि अभी के लिए ये लिमिटेड है। आगे हम देखते हैं कि सुहो को एक शैडो आइटम कॉन्ट्रैक्ट नाम की एक और स्किल मिली होती है। इससे सुहो किसी भी शैडो को यूनिक नाम देख के उसे एक लेवलिंग आइटम बना सकता है। हालांकि ये सिर्फ उन्हीं शैडो पे काम करेगा जो हीरोइक ग्रेड या उससे ज्यादा के हो। ये देख के सुहो अपने मन में कहता है लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट स्किल की रिक्वायरमेंट एक ऐसी शैडोज है जो हीरोइक या उससे हायर ग्रेड की हो। पर क्लास नेम आखिर इसका क्या मतलब है? ऐसा तो नहीं है कि मेरे शैडोज व्हाइट में बदल गए हैं। तभी हम देखते हैं कि सुहो पे बीस्ट अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि डोजिन यानी अपोस्टाइल बीस्ट पे जंप लगा के उसे कुचल देता है। इसके बाद वो अपने एम्पलीफाई स्किल का यूज करके बाकी के बीस्ट को भी हरा देता है। ये देखने के बाद सुहो के साथ बाकी के हंटर भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सुहो और डोजिन एक दूसरे को देखने लगते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि सुहो न्यूज में भी आ रहा होता है। यूजिनहो सुहो को सेफ देख के काफी खुश हो जाता है। साथ ही जिंचुल को भी काफी रिलीफ मिलता है कि सुहो बिल्कुल ठीक है। तभी जिंचुल को जोई का कॉल आता है। आपने न्यूज को देखा ही होगा, वो ब्लैक मास्क वाला हंटर वहाँ पर है। हम देखते हैं कि टाइगो भी कॉन्फ्रेंस पे होता है। जैसे उसे पता चलता है कि ब्लैक मास्क वाला हंटर दिखाई दिया है, वो उसकी तरफ तेजी से जाने लगता है। वो जोई और जिंचुल से कहता है कि उस ब्लैक मास्क वाले हंटर ने ही लिविंगस्टन को मार दिया है। हंटर का पार्क डोजिन अभी वहीं पर है। उसे कह के मैं उस ब्लैक मास्क वाले हंटर को अभी अरेस्ट करवाता हूँ। लेकिन जिंचुल टाइगो को रोकता है। वो कहता है कि अभी भी कोई एविडेंस नहीं है कि हंटर सुहो एक इविल है। टाइगो पूछता है कि तो आखिरकार तब उसने मास्क को क्यों लगाया था? पक्का वो स्टार पाउडर के रिलेटेड वाला विलन है और शायद से उसी ने ही मिनसंग को जान से मार दिया। जोई कहता है मुझे नहीं लगता कि हंटर सुहो कोई विलन है, पर उसे हंटर एसोसिएशन में लाना इसमें मैं अग्री करता हूँ। मैंने हंटर सुहो पे इन्वेस्टिगेशन की है। वो प्रेसिडेंट यूजिनहो का नेफ्यू है जो चेयरमैन के अच्छे जान पहचान वाले हैं। मैं एसोसिएशन को इसलिए हेल्प कर रहा हूँ क्योंकि मैं आशा करता हूँ कि चेयरमैन आपका जस्टिस फेयर होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपका डिसीजन सही होगा। आगे हम देखते हैं कि टाइगो ने यहाँ डोजिन से कहा होता है कि वो सुहो को लेके हंटर एसोसिएशन में आए। सुहो डोजिन को देख के अपने मन में कहता है ये तो वही हंटर है ना जो हाल ही में यस रैंक बना है। क्या था इसका नाम? हाँ, पार्क डोजिन। ये मुझे ऐसे देख के स्माइल क्यों कर रहा है? हंटर संग सुहो, रिपर गिल्ड के गिल्ड मास्टर ने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें हंटर एसोसिएशन में लेके आऊँ। क्या ग्रिम रिपर गिल्ड मुझसे यही चाहता है? जिस प्रकार से तुमने मुझे पूछा है ये कोई रिक्रूटमेंट के लिए तो नहीं है, राइट? यहाँ पे तुम ऐसे आए हो, तुम्हें पता है तुम्हें काफी नजरें देख रही है। शायद से तुम्हें पता नहीं है कि तुम किस हालात में हो। वाइस गिल्ड मास्टर ली मिनसंग के मर्डर और स्टार पावर के डिस्ट्रीब्यूशन के शक के आधार पे तुम अभी एक वांटेड हो। क्या वांटेड? मैं आशा करता हूँ कि तुम बिना कोई दिक्कत खड़ी करे मुझे बस फॉलो करोगे। दूसरे हंटर यहाँ पर दौड़े चले आते हैं और वो डोजिन को बताते हैं कि पक्का ये कोई गलत फहमी होगी, इसने तो अभी अभी हमारी हेल्प की है, हमारी जान बचाई है। तुम अपने यस रैंक होने का ऐसा यूज नहीं कर सकते। लेकिन सुहो इनसे कहता है मैं ठीक हूँ, मेरी साइड लेने के लिए शुक्रिया, मैं अपनी मर्जी से वहाँ पर आऊंगा। वैसे भी हंटर एसोसिएशन में आने का मैं सोच ही रहा था। सुहो यहाँ से निकलने लगता है। इन लोगों को लग रहा होता है कि भाई सुहो ने इन शैडोज को उनको गिफ्ट दे दिया है, लेकिन जाने से पहले सुहो अपने शैडोज को ले लेता है। अभी वो डायरेक्टली इनको अपने पास स्टोर कर सकता है, वरना पहले सुहो को शैडो डंजन ओपन करना पड़ता था। सुहो का ऐसा
ऐसा करते हुए देख के डोजिन काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। वो अपने मन में कहता है सो के आसपास की एनर्जी चेंज हो चुकी है, आखिर पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ, आखिर ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। अब स्टार फ्रैगमेंट इसके खिलाफ वर्क करे, इसकी पॉसिबिलिटी और भी ज्यादा कम हो गई है। पहले मुझे स्टार फ्रैगमेंट को डेवलप करना होगा जो एक हंटर को इस रैंक में बदल सके, तब तक मैं इसे ऐसे ही क्लोज रहूंगा। ये दोनों यहाँ से जा रहे होते हैं, तभी इन हंटर के मोबाइल पे एक इमरजेंसी वार्निंग आती है। हमें पता चलता है कि जीसन प्रिजन, जहाँ पर उन अवेकनर्स को कैद किया जाता है जिन्होंने बहुत ही हॉरिबल क्राइम किए हो, वहाँ पर अचानक से एक बहुत बड़ा आउटब्रेक हो चुका है। हंटर कहता है कि उन कैदियों ने इलीगल स्टिमुलेंट स्टार पाउडर का यूज किया है। स्टार पाउडर सुनते ही सुह रुक जाता है। तुम कहीं वो तो नहीं सोच रहे मुझे उन कैदियों को रोकना होगा। हंटर वहाँ पर जमा होंगे, तुम्हारी वहाँ जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर कैदी स्टार पाउडर का यूज कर रहे हैं तो हंटर उनको नहीं संभाल पाएंगे। अगर तुम अभी एसोसिएशन में नहीं आते तो काफी दिक्कत होगी, मतलब सिर्फ मैं ही दिक्कत में, राइट? ठीक है, मैं कहूँगा कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन मैं तुम्हें रोक नहीं पाया। थैंक्स, मैं यकीनन हंटर एसोसिएशन को विजिट करूंगा। इतना कहने के बाद सुहो यहाँ से चला जाता है। बढ़िया टाइमिंग है, अभी मैं देख पाऊंगा कि वो कितना स्ट्रॉन्गर हो गया है। आगे हमें प्रिजन में दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि उन अवेक हुए प्रिजनर्स ने ऑलरेडी यहाँ पर लोगों को मार दिया होता है। इनको कंट्रोल में रखने के लिए ऐसे डिवाइस बनाए गए होते हैं। यहाँ हम जीसन प्रिजन के एक प्रिजनर वांग डोंगसुक को देखते हैं। वो अभी यहाँ बॉस टाइप होता है। वो कहता है कि कैटलिज्म के बाद उनको जो पावर मिली थी वो उसको जैसे चाहे तैसे यूज करने के लिए मिली थी, लेकिन फिर हंटर एसोसिएशन आया और इन जैसों को कैद कर दिया। अब ये बदला लेने के लिए डंजन ब्रेक करने का प्लान कर रहे होते हैं। आगे हम देखते हैं कि सिटी में अलार्म बजने लगता है कि जीसन प्रिजन में बहुत ही बड़ा प्रिजन ब्रेक हो चुका है। आसपास के सारे सिविलियंस वहाँ से इवैक्यूएट कर ले। यहाँ हम देखते हैं कि कुछ कैदी एक अपार्टमेंट के एक रूम में आए होते हैं। कैदी यहाँ पर कहता है कि जगह कुछ ज्यादा ही एम्प्टी नहीं है। अलार्म बजने के बाद वो लोग भाग गए होंगे। ये यहाँ पे कपड़े वगैरह चेंज करते हैं। पर क्या हम सच में हंटर एसोसिएशन के खिलाफ लड़ पाएंगे? क्या तुमने प्लान को नहीं सुना था? अगर हम पूरे सिटी को ही हॉस्टेज बना लेंगे तो इस रंग के हंटर हमारा क्या ही कर लेंगे। हाँ, साथ ही डोंगसुक क्योंकि ने दिए हुए स्टार फ्रैगमेंट भी हमारे पास है। सोचो, आखिर हंटर एसोसिएशन ने ये रूमर क्यों फैलाए होंगे कि ये इलीगल है? इसका कारण ये है कि वो डर गए होंगे कि अगर सभी स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे तो उनकी अथॉरिटी कम पड़ जाएगी। हाँ, लगता तो है डोंगसुक ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। अभी तो हमारी साइड में एक एस रैंक भी है। तभी इनमें से एक बंदे को यहाँ पर एक प्रीमियम क्वालिटी की शराब दिखती है। वो अपने लौंडों को यहाँ पर आने को कहता है। हम देखते कि यहाँ पर एक घर में एक छोटा सा लड़का भी होता है जो कि बेचारा बहुत ज्यादा पैनिक हो गया था। वो कहता है कि मुझे जल्दी से इनको रिपोर्ट करना होगा। लड़का रिपोर्ट कर देता है, लेकिन तभी उन बंदों में से एक यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद हमें डोंगसुक को दिखाया जाता है। ये वही प्रिजनर का बॉस है। ये सब कांड इसी भगोड़े ने किए होते हैं। अभी दूसरे प्रिजनर्स सिटी में ऐसी तबाही कर रही है। इसे देख के इसको बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। मेरे बस एक सिंगल वर्ड से वो हाई रैंक के कैदी इतनी बर्बादी कर रहे हैं, ये है मेरी पावर। तभी हम देखते कि यहाँ पर कैंग टाइशिक आ जाता है। इसे तो हम जानते ही हैं, ये बी रैंक पे होता है। कैंग डोंगसुक से कहता है, कैदी जब तक लड़ रहे हैं हम यहाँ से निकल लेते हैं। तुम मेरे छोटे भाई के नौकर हो तो मुझे लेक्चर मत दो। मैं तुम्हारे छोटे भाई का कोई नौकर वोकर नहीं हूँ। मुझे बस कमीशन दिया गया था, तुम्हें निकालने का कमीशन, समझे? डोंगसुक को गुस्सा आ जाता है और वो कैंग को पकड़ लेता है। तुमने कहा था कि तुम एक बी रैंक के हंटर हो, राइट? क्या तुम भी मुझे कम आंक रहे हो क्योंकि मैं सी रैंक का हूँ? कैंग अपने मन में कहता है, साला टफ दिखने की एक्टिंग कर रहा है, खुद एक बुज़दिल है जो स्टार फ्रैगमेंट के साइड इफेक्ट के डर से उसे कंज्यूम नहीं किया। क्या मैं इसे खत्म कर दूं? तभी हमें कैंग का डोंगसुक के छोटे भाई के साथ एक कन्वर्सेशन दिखाया जाता है। या डोंगसुक का भाई कैंग से कहता है, एसोसिएशन से चैलेंज, इससे मुझे कोई भी लेना देना नहीं है। वो बस कैदियों को गुमराह करने का बहाना है। जो करना है वो करो, बस मेरे बड़े भाई को वहाँ से निकाल दो। अगर तुमने ये कर दिया तो तुम्हारा कमीशन यहाँ पे खत्म हो जाएगा। फेल होने के नतीजे तुम्हें पता ही होंगे। यहाँ प्रेसिडेंट में कैंग अपने मन में कहता है कि वो एक एस रैंक वाले को अपना दुश्मन नहीं बना सकता। यानी डोंगसुक का छोटा भाई एक एस रैंक का है। कैंग या डोंगसुक से कहता है कि वो जैसा चाहता है कैंग वो ऐसा ही करेगा। आगे हमें एक बिल्डिंग के ऊपर दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि एस रैंक के हंटर यहाँ पर आ गए होते हैं। जिनचुल भी इनके साथ यहाँ पर आया होता है। जो कहता है कि कैटलिज्म
के बाद पहली बार मैं ऐसे बैटल में आया हूँ। जिंजुल भी कहता है कि मैं ऐसे बैठ के सिविलियंस को और ज्यादा डैमेज होते हुए नहीं देख सकता। चोई पूछता है कि चेयरमैन उन रिस्ट्रेंट्स का क्या हुआ जो कैदियों को पहनाया गया था। चोई बताता है कि किसी ने प्रिजन के एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर को डिस्ट्रॉय कर दिया। उसी समय पे आसपास वाले एसोसिएशन के हंटर पे भी अचानक से असॉल्ट हुआ। कुछ हंटर तो नियर डेथ कंडीशन में भी रह गए। चोई कहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर की सुरक्षा करने के लिए ए रैंक के हंटर थे। सारा मैटर देखने के बाद चोई को लग रहा होता है कि वो कैदियों ने स्टार फ्रैगमेंट का यूज किया है और कोई पावरफुल पर्सन उनके साथ इंटरवीन कर रहा है। तभी टाइगो यहाँ पर आ जाता है और वो कहता है जैसे कि मैंने सोचा था, द विलन इंसिडेंट के पीछे कोई तो रिंग लीडर है। हंटर संगसोहो ने एसोसिएशन में आने के लिए मना कर दिया। ये सुनने के बाद जिनचुल काफी हैरान हो जाता है। हंटर संग ने डोजिन से कहा है कि उसे अभी जीसन प्रिजन में होना चाहिए। संगसो ऑलरेडी स्टार पावर डिस्ट्रीब्यूशन के शक में है और अभी वो वहाँ पर चला गया जहाँ विलन स्टार फ्रेगमेंट का यूज कर रहे हैं। चेयरमैन इसके आगे कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। पक्का वही है जिसने मिनसंग को खत्म किया और अभी वो अपने स्टार पाउडर के डिस्ट्रीब्यूशन क्राइम को कवर करने की कोशिश कर रहा है। यकीनन वो एक फॉल्स रैंकर है और अपनी स्किल को हाइड करता आया है। वो एक बहुत बड़े थ्रेट लेवल का विलन है, इसलिए मुझे लगता है कि शायद से वो इस विलन एक्सटर्मिनेशन में भी चला गया है। लेकिन जिनचुल टाइगो से कहता है कि इसके बारे में कुछ भी प्रूफ नहीं है कि सुओ जिसन में कैदियों की हेल्प करने के लिए गया है। चोई कहता है कि पता नहीं अब तक वो कहाँ पर था, अचानक से वो दिखाई दिया, उसने अपनी पावर को छुपाया और अभी वो डायरेक्ट जिसन में गया है। हमें उसके आगे के एक्शन तो पता नहीं है, लेकिन सब कुछ देखने के बाद मुझे लगता है कि अभी के लिए उसे विलन कंसिडर करना चाहिए। जिनचुल कहता है कि हंटर चोई तुम भी ऐसा सोच रहे हो या डोजिन अपने मन में कहता है मैं अभी इनियस रैंक का सामना नहीं कर सकता। क्या सुओ ने प्रेडिक्ट नहीं किया होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है? हंटर एसोसिएशन ने जब स्टार फ्रैगमेंट को इलीगल किया था मुझे लगा नहीं था कि मैं स्टार फ्रैगमेंट को फैला पाऊंगा, लेकिन किसने सोचा था कि वो खुद स्टार फ्रैगमेंट को ढूंढते हुए आएंगे, ये जानते हुए कि भी उसके साइड इफेक्ट्स हैं। शुक्र है उस वजह से मैं जीसन प्रिजन की सिचुएशन देख पा रहा हूँ। चलो अभी बस मुझे ये देखना है कि सुओ क्या करता है। सोया सिटी के पास आ गया होता है। यहाँ पर आते ही उसे बहुत ही ज्यादा आवाज आने लगती है कि मुझे बचाओ, मेरी हेल्प करो। सो समझ जाते हैं कि ये सब उन लोगों की आवाजें जो मर रहे हैं। वो उनकी आवाज सुन पा रहा होता है क्योंकि सो अभी ग्रे के साथ बॉन्ड बनाया था। सो यहाँ पर एक गली में आ जाता है। ग्रे भाई काफी ज्यादा थक गया होता है तो सो उसे आराम करने को कहता है। कैदिया सो को देखते हुए कह रहा होता है तुम कौन हो बे, आसमान से आप पर टपक गए यहाँ, लग रहा है कि ये भी एक हंटर है। अरे बेचारा अब ये क्या ही कर लेगा, अब तो ये मरने वाला है। लेकिन सो बहुत ही तेजी से आके इस कैदी के सर को पैर से कुचल देता है। प्रिजन को तोड़ दिया था तो तुम लोगों को चुपचाप भाग जाना चाहिए था, लेकिन तुम हरामजादो सिविलियंस को क्यों हार्म कर रहे हो। सुनो बे, मैं बस एक ही बार कहूंगा, तुम लोगों के पास दो ऑप्शन है, चुपचाप बिना दिक्कत खड़ी करे या से निकल जाओ या मेरे हाथों मरो। तो इतना ही था यार दो चाप। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सुहोया सिटी में आ गया था और उसने यहाँ पर एक प्रिजनर की बैंड भी बजा दी थी। चैप्टर 50 की शुरुआत में हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ सुहो अपने ग्रैंडपा यानी जिनु के डैड संग इलवान से पूछता है कि ग्रैंडपा आपके बॉडी पे ये इतने स्कार क्यों है। संग इलवान बताते हैं कि लोगों को बचाते हुए उनको ये स्कार्स लगे हैं। सुहो पूछता है कि दूसरे लोगों को बचाने के लिए वो इतना क्यों करते हैं। संग इलवान बताते हैं कि उनकी बॉडी ऑटोमेटिकली ही लोगों को बचाने के लिए एक्ट करती थी। आगे हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ सुहो की पावर देखने के बाद ये प्रिजनर हैरान हो गए थे, लेकिन तभी पीछे से एक प्रिजनर कहता है कि आखिर चिंता करने की क्या ही बात है, हमारे पास तो स्टार फ्रैगमेंट है। ये सभी स्टार फ्रैगमेंट को कंज्यूम करते हैं और इनकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। ये लोग कह रहे होते कि इतनी पावर मिलने के बाद अब ये लोग यस रैंक के हंटर तक को भी आराम से हरा सकते हैं। सुहो यहाँ पर समझ जाता है कि ये लोग लातों के भूत है, ये लोग बातों से नहीं मानेंगे। सो सोच रहा होता है कि क्या वो इन सबको बेहोश कर दे, लेकिन तभी सो के पीछे मिनसंग की कॉन्शियसनेस आ जाती है और वो उसे कहती है आखिर तुम सोच क्या रहे हो, इन लोगों ने स्टार फ्रैगमेंट को कंज्यूम कर लिया है।
अब इनको रोकना नामुमकिन है। क्या सच में तुम अभी भी हिचकिचा रहे हो? बहुत सारे मासूम लोग इन प्रिजनर के हाथों मारे जाएंगे। हाँ, मेरी ही गलती है। मुझे तुम्हारे जैसे बोरिंग कैरेक्टर से किसी को खत्म करने की उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए थी। आखिर तुम्हारे क्लास चेंज का क्या ही फायदा? तुम अंदर से अभी भी बस एक चूजे हो। जैसे तुमने मुझे खत्म कर दिया था, तुम इनको भी खत्म कर दो। तभी हम देखते कि भाई सोहो ने जिस बंदे को अपने पैर से नॉकआउट किया था, सो उसके सर को कुचल के उसे मार देता है। ये देखने के बाद बाकी के प्रिजनर्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो सभी सो पे अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन सो बहुत ज्यादा तेज से उन सभी को खत्म कर देता है। अब ये कैदी बहुत ज्यादा पैनिक हो गया होता है। वो कहता है, आखिर यह कैसे हो सकता है? मैं तो कुछ देख तक नहीं पाया। मुझे यकीन है कि मैंने स्टार फ्रेगमेंट को कंज्यूम किया था। सो आके इस बंदे को भी खत्म कर देता है। पीछे से और दो कैदी आ रहे होते हैं। सो अपने शैडो वेपन का यूज करके उनको भी खत्म कर देता है। क्या बात है, इतने कम समय में तुम बहुत ही ज्यादा चेंज हो गए हो। लेकिन क्या सच में इन सभी को खत्म करना जरूरी था? क्या तुम अभी अपने आप को एक हंटर कह सकते हो? एक ऐसा हंटर जो मैजिक बेस्ड और ह्यूमन में समझ ना कर पाए। लगता है कि तुम भी मॉन्स्टर बन चुके हो। बेरू, हाँ यंग मोनार्क, ये सभी विलन्स को कंज्यूम करो और इनकी मेमोरीज देखो। मैं जानना चाहता हूँ कि रिंग लीडर कौन है और ये कैदी भागने के बजाय सिविलियंस को क्यों अटैक कर रहे थे। यंग मोनार्क, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, सब कुछ ठीक है। लोगों के बचाने के आपके जज्बे को मैं जानता हूँ, लेकिन अपनी आइडेंटिटी को बिना छुपाए ये सब कुछ करना, ये ठीक तो होगा ना? सच कहा जाए तो मैं यहाँ पर लोगों को बचाने के लिए आया था, लेकिन जब मैं इसके बारे में सोचा तो मैं इरिटेट हो गया। अभी के समय पर सभी को एट्रियम के खिलाफ लड़ने के लिए तैयारी करनी चाहिए। अगर अवेकनर्स के बीच में ऐसी प्रॉब्लम्स आती रहेगी तो ये सब मेरे डैड के लिए और भी प्रॉब्लम होगी। इसलिए अभी मैंने सोच लिया है कि मैं अपने आप को और नहीं छुपाऊंगा। मैं आगे बढ़ के अब सबको यूनाइट करूंगा। मोनार्क के वंशज, हंटर्स, विलन्स, आइटम्स और यहाँ तक मैजिक बीस्ट एट्रियम के खिलाफ फाइट करने के लिए मैं इस दुनिया की हर पावर को जमा करने वाला हूँ। वाओ यंग मोनार्क, अब ये कह रहे हैं कि आप सबको अपने सामने झुकाएंगे। मेरू, मैं कॉमरेड्स की बात कर रहा हूँ। खैर, अभी के लिए मुझे यहाँ पर क्लीन अप कर देना चाहिए। इसके बाद हमें इसी सिटी में एक कार को दिखाया जाता है। तभी इस कार पे अचानक से एक अटैक हो जाता है। हम देखते कि अटैक डोंगसुक ने किया था। कौन था ये गधा? ऐसा टाइम पे गाड़ी चला रहा है। लगता है उसने सुना नहीं है कि सिटी में क्या चल रहा है। लेकिन तभी उसी कार का दरवाजा टूट जाता है और यहाँ डोंगसुक के साइड से निकलता है। ये देखने के बाद डोंगसुक काफी हैरान रह जाता है। आगे हम देखते हैं कि उस गाड़ी में से और कोई नहीं बल्कि वाइट टाइगर गिल्ड का गिल्ड मास्टर बैक यूनहो और उसकी बेटी बैक मिहो होती है। हमारे फैमिली ट्रिप के मिडल में ये क्या मसला आ गया? अच्छी बात है कि हम पास ही हैं। बिल्कुल, अगर हम लेट हो गए तो तुम्हारी मॉम मुझे बहुत ज्यादा डांटेगी। चलो इसे जल्दी से निपटा देते हैं। तो यही था यार चैप्टर 50 में। नेक्स्ट चैप्टर के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।